बात आज की चैनल के कार्यक्रम शख्सियत में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम ऐसे गुलाब के फूलों को लाते हैं जिसकी खुशबू न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के अंदर फैलती है और अपनी खुशबू से उनकी अलग पहचान बनती है। आपने देखा होगा कि इस कार्यक्रम में हम ऐसे शख्सों को लाए जिनकी शख्सियत न केवल लोगों के लिए आदर्श होती है बल्कि प्रेरणा भी देती है और उनके कार्यकलापों से न केवल भारत को बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि विदेशों में भी हम उनकी प्रतिभाओं का कायल करते हैं लोगों को। तो आज इस कार्यक्रम के अंदर जो शख्स आए हैं वो एक ऐसे शख्सियत हैं जिनको मैं कहूँगा कि पिछले दिनों में अभी दिल्ली में एक अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार दिया गया और हमारे को गर्व है कि हमारे राजस्थान के हमारे शहर के जो राजू बूतड़ा साहब हैं, DRM साहब, उनको ये पुरस्कार दिया गया और इस पुरस्कार से पूरा राजस्थान ही नहीं हमारा पूरा देश जो है वो सुशोभित हुआ। मैं राजू बूतड़ा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय निकाला। अब मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी परवरिश कौन से हुई, कहाँ से हुई और कौन से स्कूल, कहाँ से आपने अपनी पूरी यात्रा शुरू की? मेरा जन्म जोधपुर में हुआ था जी, और मेरी शिक्षा भी जोधपुर से ही हुई है जी। ग्रेजुएशन जो है मेरा इंजीनियरिंग में मैंने जोधपुर से ही किया है, MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से। ओके। और तुम ये कह सकते हैं कि बचपन मेरा अधिकांशतः जोधपुर ही निकला है। और उसके बाद फिर मैंने ये UPSC और सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और IRTS में मेरा चयन हुआ और उसके बाद फिर रेलवेज़ में मैं अलग अलग जोन्स में कार्यरत रहा, जैसे वेस्टर्न रेलवे में कार्यरत रहा, उसके बाद फिर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में भी कार्य किया। बीच में मैं हमारी नेशनल एकेडमी है इंडियन रेलवेज़ की वडोदरा में, वहाँ पे भी कार्यरत था यहाँ आने से पहले। और अभी दिसंबर 24 से मैं यहाँ पे DRM अजमेर का काम देख रहा हूँ। राजू जी, मैं एक बात, एक आम आदमी, एक दर्शक जो होता है ये जानना चाहता है कि जो बंदा आज इस इतनी बड़ी अहम पोस्ट पर बैठा हुआ है वो बचपन से अपने भविष्य के बारे में क्या सोचता था? आप सोचते थे कि आप रेलवे में अधिकारी हो जाएंगे, IPS हो जाएंगे, IAS हो जाएंगे? आपका कोई ख्वाब था क्या, कहीं सपना? हाँ, बचपन से ये कहेंगे कि हम लोगों की जो मेरे जो माता पिता हैं दोनों यूनिवर्सिटी में थे जी, और शिक्षा का माहौल था हमारे घर में और शिक्षा को काफ़ी महत्व दिया जाता था बचपन से ही। तो मैं पढ़ने में मतलब अच्छा ही था और शुरू से, और माता पिता भी यही चाहते थे कि मैं आगे पढ़ लिखूं, जितना हो सके पढूं और कुछ मतलब अच्छा करियर चूज़ करूं। शुरू में ऐसा मेरे दिमाग में नहीं था सिविल सर्विसेज में आने का, परंतु जैसे जब मैं कॉलेज में आया तब मुझे कुछ सहपाठी भी ऐसे मिले जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे और उनके साथ साथ फिर मुझे भी प्रेरणा मिली कि मैं भी सिविल सर्विसेज और बाकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें भाग लूं। और उसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा। मतलब ज़्यादातर मैं ये भी बता दूं कि रेलवे में आने से पहले मैं RS में था। अच्छा, गुड, ये एक नई जानकारी है हम लोग। मेरा RS में चयन हो चुका था जी, और वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग भी हो गई थी और वहाँ पे लगभग मैंने कुछ 6-7 महीने बाड़मेर असिस्टेंट कलेक्टर में भी काम किया था। अच्छा। फिर मेरा रेलवे ट्रैफिक सर्विस में चयन हो गया, उसके बाद फिर मैंने रेलवे ज्वाइन की। अच्छा, अब ये बताइए कि आपके फादर मदर भी ये सोचते थे कि आपका बच्चा, वो जो होता है ना, जैसे मैं सोचता हूँ कि मेरा बच्चा ऐसा बने, तो आपके फादर मदर क्या सोचते थे आपके लिए? फादर मदर शायद वो चाहते थे कि मैं एकेडमिक्स में ही रहूँ। शुरू में तो उनका ये था, बट जब मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उन्होंने भी मुझे एनकरेज किया कि नहीं ठीक है, मतलब अच्छी बात है। अगर जैसे UPSC में चयन होना और ये, तो उससे वो भी खुश थे। परंतु शायद शुरू में वो चाहते थे कि मैं भी एकेडमिक्स में ही रहूं क्योंकि वो खुद एकेडमिक्स में थे। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपको। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप रेलवे में आ गए हैं और आपको ये जो पुरस्कार मिला है जी, ये पुरस्कार किस सिलसिले में मिला है और आपने जो इसका अपना जो माउंट आबू का जो आपको मिला, तो उस किस नवाचार के लिए आपको ये पुरस्कार दिया गया रेलवे की? ये पूरे जो भारतीय रेल है उसमें बहुत सारी शील्ड्स रहती हैं, अलग अलग विभाग की शील्ड्स होती हैं, अलग अलग
क्षेत्र के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। जो हमें पुरस्कार मिला है वो आबू रोड में जो हमारा रनिंग रूम है जी, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ पूरे भारत में जितने भी रनिंग रूम्स हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ रनिंग रूम का चयन जो किया गया है वो आबू रोड का किया गया है। और वहाँ पर हमारे जो रनिंग स्टाफ है, जो जिनको हम लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट या जो ट्रेन मैनेजर गार्ड्स वगैरह होते हैं जी, उनको वहाँ पे विश्राम करने की सुविधा दी जाती है जी। और वो जो हमारे रनिंग रूम्स हैं उनमें काफ़ी सुविधाएं रहती है। एयर कंडीशन रूम्स रहते हैं, उनको खाने पीने की बहुत अच्छी सुविधा दी जाती है। तो जो मेंटेनेंस के लिए हमें अवार्ड मिला है कि बेस्ट मेंटेन्ड रनिंग रूम जो है अच्छा, वो आबू रोड का है पूरे भारतीय रेल में। तो सर मैं यही जानना चाहूँगा कि ऐसे रनिंग सेंटर्स तो बहुत सारे होंगे, आपके अजमेर में भी है और भी है, तो वहाँ आप कंपेरेटिवली वो माउंट आबू को चुना, अजमेर को नहीं चुना, और भी जगह हैं आपके रनिंग सभी, मतलब मैं समझता हूँ कि हर बड़े स्टेशन पर आपका रनिंग, जैसे जयपुर भी है सब जगह, तो उसी को क्यों चुना, यहाँ क्यों नहीं वैसी तरह की? यहाँ को पुरस्कार एक ही जगह एक ही कोई मिल सकता है, सबको पुरस्कार नहीं मिल सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे अजमेर मंडल की बात करें तो आबू रोड के अलावा हमारा जो रनिंग रूम है वो अजमेर में भी है जी, मारवाड़ जंक्शन में भी रनिंग रूम है, इसके अलावा उदयपुर में भी रनिंग रूम है। तो अजमेर मंडल में ही 4 रनिंग रूम है। इसी तरह पूरी भारतीय रेलवे में लगभग आप उम्मीद कर लें कि 200-300 करीब रनिंग रूम होंगे। तो उन सब में आपका सर्वश्रेष्ठ यहाँ का माना उसमें आबू रोड का जो है वो सर्वश्रेष्ठ जो भी मूल्यांकन हुआ है, मूल्यांकन के लिए रेलवे बोर्ड से ऑफिसर्स आते हैं, समिति आती है, वो सारे पहलुओं की जांच करके उसका मूल्यांकन करती है जी। बहुत सारे एस्पेक्ट्स उसमें चेक किए जाते हैं, मेंटेनेंस है, कंप्लेंट्स हैं, सेटिस्फेक्शन है, खाना किस तरह का मिल रहा है, आसपास का वातावरण कैसा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए उन्होंने समग्र जो मूल्यांकन किया उसमें फिर आबू रोड को पुरस्कार ये मिला है। आपका 25 साल का मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस हो चुका होगा रेलवे के साथ। हाँ, मैंने 97 में ज्वाइन किया है, तो अब लगभग 30 वर्ष हो जाएंगे अगले साल जी, 30 साल पूरे हो जाएंगे। इस 30 साल के अनुभवों में आपने क्या क्या नवाचार कहाँ किस किस पोस्ट पर किए? मैंने शुरुआत वेस्टर्न रेलवे से की थी। मेरी जो प्रथम पोस्टिंग रही है वो राजकोट मंडल में रही है और मतलब गुजरात से मैंने शुरुआत की। उसके बाद मैं गुजरात में भावनगर में रहा, महसाना में भी रहा, फिर मैं इधर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आ गया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में मैंने यहाँ के 4 मंडलों में कार्य किया है, जोधपुर मंडल, अजमेर मंडल, जयपुर मंडल, बीकानेर मंडल, और मुख्यालय में भी कार्य किया है। और उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया कि मैं वहाँ नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज बड़ौदा चला गया जी। तो मेनली मैं राजस्थान और गुजरात एरिया इसमें मेरी ज़्यादातर पोस्टिंग। आपकी पोस्टिंग जहाँ भी रही, सबसे ज़्यादा संतुष्टि आपको किस जगह पर मिली? यहाँ मिली या अब कहीं भी जहाँ जहाँ आपने 25 साल के 30 साल के अनुभव किए, सबसे ज़्यादा आपने ऐसा लगा कि मेरा आपका 100% पोटेंशियल जो आपने दिया हो? वैसे तो आप सब जगह ही दे रहे होंगे लेकिन आपको ऐसा लगता हो कि मैंने इस जगह तो मैंने कमाल का कर दिया, ऐसा कहीं कुछ है आपका? नहीं, जैसा मैं ये बताना चाहूँगा कि अजमेर में मैंने अपने जो करियर है, रेलवे में मेरा जो करियर रहा है जी, उसका अधिकतर समय मैंने अजमेर में बिताया है। और अजमेर में मैंने कई पदों पर कार्य किया, जैसे सीनियर डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर के रूप में कार्य किया, इसके अलावा सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर के रूप में कार्य किया, फिर सीनियर डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर के रूप में कार्य किया, और अब मैं डीआरएम के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो अजमेर में काफ़ी लंबा मेरा, लगभग आप मान लें 2-3 बार में अगर मिला करके टोटल टेन्योर देखा जाए तो 10 वर्ष से ज़्यादा का समय मैंने अजमेर में बिताया है। तो अजमेर जब आपने अब इतने लंबे समय में, क्या आप महसूस नहीं करते कि कोई बहुत अभी भी चुनौतियां आपके सामने जिन्हें आपको पूरा करना है? नहीं, अजमेर में जैसे बता रहा हूँ कि जब मेरी पहली पोस्टिंग अजमेर में हुई थी वो हुई थी 2004 में जी, और अभी 2026 शुरू हो गया, तो 22 साल पहले जो मैं अजमेर स्टेशन जब पहली बार आया था जी, और उसमें और अब में रात दिन का फर्क हो गया है। मतलब उस समय अजमेर स्टेशन हालांकि ब्रॉड गेज हो गई थी, पर ये जैसे अजमेर चित्तौड़ लाइन ये मीटर गेज थी, और इवन उदयपुर से भी जो चित्तौड़ की लाइन है वो भी मीटर गेज थी। तो अब एक तो ब्रॉड गेज हो गई है, डबलिंग हो गई है इधर मेन लाइन पे, डीएफसी आ गया है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, और
अगर यात्री सुविधाएं देखें तो यात्री सुविधाओं में भी बहुत परिवर्तन आ गया है जी। तो जैसे लिफ्ट्स आ गई, एस्केलेटर्स आ गए, बहुत सारे एसी वेटिंग रूम्स वगैरह, उस समय इतनी सब चीज़ें नहीं थी। तो काफ़ी और परिवर्तन अभी जो स्मार्ट सिटी के तहत और आपका जो रेलवे को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है, रेलवे के लिए विशेष बजट और ये मास्टर उसका मॉडल जो है ना स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, अभी लगभग 280 करोड़ का एक कार्य स्वीकृत हुआ है रेलवे बोर्ड द्वारा, जिसमें अजमेर स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। उसमें क्या क्या होगा? उसमें जो अजमेर स्टेशन है उसमें हम लोग काफ़ी जो अभी यात्री सुविधाएं हैं उसमें काफ़ी हम लोग बढ़ोतरी करेंगे। पूरा एक नए वेटिंग रूम्स, रिटायरिंग रूम्स, एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स, कॉन्कोर्स एरिया, ये सब डेवलप किया जाएगा। और इसके अलावा पार्किंग स्पेस बढ़ाई जाएगी। बाहर की जो बिल्डिंग है उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कुछ पोर्शन जो पुराना हो गया है उसको तोड़ के नया पोर्शन बनाया जाएगा। फसाड का इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। बाहर लैंडस्केपिंग वगैरह की जाएगी। ओके। और इसके अलावा हम कुछ एडिशनल लाइन, 7 लाइन एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। वाह, क्या अजमेर स्टेशन में। तो और कई गाड़ियां हम चला सकते हैं अजमेर से। मेरे को सुनने में ये आया था कि आप मदार दिल्ली जाने वाली जितनी भी ट्रेन्स हैं वो सब मदार से होंगी, और अहमदाबाद वगैरह जाने वाली या इस तरह बॉम्बे जाने वाली वो अजमेर से होंगी। ऐसा कुछ भी बाइफिकेशन होने वाला है? नहीं, अभी फिलहाल इस तरह का नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अजमेर स्टेशन की ही कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ हम अजमेर से ही चलाएं, और आवश्यकता अनुसार मदार का भी हम लोग विकास करेंगे, मदार स्टेशन और इधर दौरई स्टेशन का। तो वहाँ से भी अगर भविष्य में आवश्यकता होगी तो गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। फिलहाल तो आप अजमेर को फिलहाल हम अजमेर से ही चला रहे हैं ज़्यादातर गाड़ियां। और अजमेर में जैसा मैंने बताया कि 7 लाइनें और आ जाएंगी, तो हमारी कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी अजमेर से गाड़ी चलाने की। जी। एक सवाल यह है मेरा कि अजमेर के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी लैंड बैंक जो है अजमेर का, उसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन आपके पास है, रेलवे के पास है जी। तो इसका उपयोग कैसे कैसे हो पाए, उसके लिए कहीं कोई आपके पास योजना है? अजमेर स्टेशन, जो अजमेर में रेलवे की जो ज़मीन है जी, वो अभी आप जानते हैं कि एक तो अजमेर का जो हमारा मंडल है, अजमेर मंडल, इसके अलावा यहाँ पे 2 बड़े वर्कशॉप्स भी हैं। लोको वर्कशॉप है, कैरेज वर्कशॉप है। और उसमें जो ये वर्कशॉप का भी हमारा काफ़ी बड़ा एरिया है, कॉलोनीज़ हैं। और इसके अलावा जो ज़मीन है हमारी, तो उसमें हम लोग कुछ ज़मीन का हम लोग कमर्शियल यूटिलाइजेशन या उसका एक्सप्लॉयटेशन का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि एक हमारी रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है जी, वो कुछ जो लैंड है, जो आइडेंटिफाइड लैंड है, उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। और इसके अलावा जो ज़मीन है वो हम फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रख रहे हैं कि जब रेलवे यहाँ पे ट्रेन्स बढ़ जाएंगी, टर्मिनल्स नए डेवलप होंगे, मदार, दौरई, और कैपेसिटी बढ़ेगी, नई पिट लाइंस वगैरह आएंगी, तो हमें और ज़मीन की आवश्यकता होगी। तो एक फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी हमें ज़मीन यहाँ पे रखनी होगी। चलिए, एक पुष्कर जो है एक बहुत धार्मिक स्थान है, और इसके लिए जो अजमेर से पुष्कर को जो जोड़ा गया वो मार्ग मेरे को ऐसा अनुपयोगी है, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए एक तो 1.5 घंटे का रास्ता है, मदार से जाइएगा फिर वहाँ पहुँचिएगा, और आगे उसकी कोई कनेक्टिविटी है नहीं। तो उसके लिए आप का कोई योजना है आपके पास? हाँ, पुष्कर के लिए हम लोग जैसे पुष्कर से मेड़ता जोड़ने के लिए नई रेल लाइन का कार्य चल रहा है। बहुत जल्दी ही पुष्कर मेड़ता से जुड़ जाएगा। तो अभी जो कनेक्टिविटी अजमेर की बीकानेर या नॉर्थ इंडिया से है उतनी अच्छी नहीं है। तो इस तरफ से जो बीकानेर की तरफ से कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो जोधपुर तक हो जाएगा यहाँ से? हाँ, जोधपुर की अभी जो कनेक्टिविटी है वो वाया मारवाड़ जंक्शन है। हाँ, यहाँ से नहीं है। हाँ, तो अब अगर एक ऑल्टरनेटिव रूट हो जाएगा जोधपुर के लिए, जोधपुर से मेड़ता होकर के अजमेर आने के लिए। और पुष्कर की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि पुष्कर की कनेक्टिविटी अभी केवल अजमेर से है। बिल्कुल है। अब पुष्कर की मेड़ता से जुड़ने के बाद पुष्कर चारों दिशाओं से जुड़ जाएगा। मतलब जोधपुर से भी कनेक्टिविटी हो जाएगी, बीकानेर से भी हो जाएगी, जयपुर, अजमेर, मतलब चारों तरफ से पुष्कर की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इस बार अब अजमेर के अंदर जो आप सोच रहे हैं कि अजमेर के रेलवे स्टेशन का आप विकास कर रहे हैं, पुष्कर रेलवे स्टेशन का आप विकास कर रहे हैं, और दूसरा तो और भी कोई ऐसी योजना, बुलेट ट्रेन चल रही है तो 2 ट्रेन आ रही है, उसका आगे एक्सपेंशन का कहीं कुछ आप सोच रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग जैसे वंदे भारत है, वंदे भारत हम लोग अभी अजमेर से 2 वंदे भारत
ट्रेन्स निकलती हैं। आने वाले समय में और भी नई वंदे भारत ट्रेन्स शुरू की जाएंगी। इसके अलावा हम लोग अमृत भारत ट्रेन्स अभी हम लोगों ने शुरू की है, और हम लोग कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, जैसे मैंने बताया, आज मेरी स्टेशन में 7 नई लाइन ऐड कर रहे हैं। उदयपुर के पास में बहुत बड़ी एक मेंटेनेंस फैसिलिटी डेवलप की जा रही है, उमरा करके जगह है वहाँ पे। जी। और कैपेसिटी को एक्सपेंशन पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। नई नई ट्रेन्स किस तरह से हम लोग चला सकते हैं, उसके लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टर्मिनल चाहिए। जैसे मदार है अजमेर के पास में, उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, दौरई का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है आने वाले समय में अजमेर का काफ़ी बढ़ जाएगा, और काफ़ी सारी नई ट्रेन्स हम लोग चला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारगर्भित जानकारियाँ दी। दोस्तों, ये थे राजू बूथड़ा, DRM अजमेर, जिन्होंने हर मुद्दे के ऊपर अपने विभाग से जुड़े सारे के सारे तथ्यात्मक जानकारियाँ आपको दी। कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कार्यक्रम बताएं, और अगर कोई सवाल बूथड़ा साहब से आपका हो तो हमें बताएं, हम आगे आने वाले किसी कार्यक्रम में उसका जवाब भी देंगे। धन्यवाद, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया।